नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुप्रम नेट JRF हिंदी चैनल में। आज हम UGC नेट हिंदी की एक कहानी पढ़ेंगे यूनिट 7 की, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, और उसे आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। पृष्ठभूमि इसकी क्या है? प्रकाशन इसका सरस्वती पत्रिका में हुआ है 1904 निबंध के रूप में। शैली पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। कहानी के भीतर आए विषय कौन कौन से हैं? इसमें पक्षपात है, कलकत्ता की बात है, वाहन चप्पल है, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि है। प्रतिपाद्य इसका क्या है? प्रतिपाद्य में उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। तो किसकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है? लॉर्ड कर्जन की व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। लॉर्ड कर्जन की व्यवस्था पर। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग है। रंग और पक्षपात का चित्रण है। रंग भेद और पक्षपात का इसमें चित्रण है। ठीक है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। जो हमारे सरकारी मिशन होते हैं उनमें क्या रिश्वत ली जाती है, क्या कमीशन होते हैं, उन सब का भी इसमें जिक्र किया गया है। उच्च शिक्षित वर्ग को काठ के पुतलों से तुलना। जो शिक्षित वर्ग हैं, जो शिक्षित वर्ग हैं, उनको काठ के पुतलों से तुलना की गई है कि मतलब कि उनका शिक्षा लेने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं रिश्वतखोर लोगों के लिए, क्योंकि हर जगह आजकल रिश्वत ही है। तो उसी का इन्होंने करारा व्यंग किया है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से लेखिका कहती हैं, बंग महिला कहती हैं कि आप एक बार भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लीजिए। और कहाँ आने को कहती है? कलकत्ता आने को कहती है। फिर इसमें प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग है। पात्र कौन है इसमें? लेखिका हैं और चंद्रदेव हैं। भगवान उद्धरण प्रमुख उद्धरण है। इसमें क्या क्या है? भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों की पक्षपात करें तो आश्चर्य ही कैसा है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। तो लॉर्ड कर्जन को क्या प्रिय है? लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। ठीक है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति
ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वे छू तक नहीं कर सकती हैं। क्या करे बेचारे के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी है। स्त्रियों की दशा का वर्णन है। इसमें स्त्रियों की दशा का वर्णन किया गया है कि आज भी औरतें बहुत से ऐसे घरों में हैं जो उनके पास बहुत सारे अत्याचार होते हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो अपनी परिवार की सारी मान मर्यादा को बनाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि कोई बात घर से बाहर ना जाने पाए। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशीधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत ही वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशाधारों में 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं। वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। ये किसका वर्णन किया गया है? देशी राजाओं की ऋण विहीनता का वर्णन किया गया है। हरिपदोद्भवा त्रैलोक के पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ छोटे मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। गंगा बन रहे पुलों और बांध के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना है इसमें। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ तो ईडन गार्डन भी परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। ईडन गार्डन कलकत्ता में है और नंदन कानन ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये दोनों बहुत ही सुशोभित और बहुत ही बड़े वन हैं। तो इसमें ये भी कहा गया प्रकृति से छेड़छाड़ पर भी व्यंग किया गया। भ्रमण करने आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लाने की बात इसमें कही गई है। फिर कहा गया है लेते आए, किसे लेते आए? धन्वंतरी महाशय को और चीफ जस्टिस को। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। इसमें और भी किस पर व्यंग किया गया है? अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर भी व्यंग किया गया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।